नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पे। और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास विषय। इतिहास में हम यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से साथ ही मुख्य परीक्षा के लिहाज से जो प्रश्न यूपीएससी तथा अन्य राज्य की लोक सेवा आयोग में जो पूछा जाता है उसकी चर्चा हम अपने अध्यावार जो अध्ययन होगा उसमें हम करते चलेंगे। प्रथमतः चीज तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि इतिहास का सिलेबस, जैसे कि पूर्व में क्लास मेरी हुई है उसमें मैंने बताया है कि आखिर सिविल सेवा की परीक्षा में इतिहास का क्या महत्व है या इतिहास से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसकी पहले ही चर्चा कर दी है। आज हम पाठ्यक्रम में साथ ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे या वहां से घुसने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सामान्य ले लेते हैं। एक सामान्य बात, इतिहास जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हिस्ट्री। इतिहास इतिहास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इति प्लस हास होता है। आपने देखा होगा इति प्लस हास मिलकर इतिहास बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन मैंने पूर्व की जो अपनी कक्षा थी उसमें भी मैंने जब अपनी कक्षा प्रारंभ की थी तो मैंने बताया था कि इतिहास और किद्वंती को सामान्यतः भारतीय परिवेश में आम लोग एक ही रूप में लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इतिहास प्रमाण या साक्ष्यों के बैसाखी पे बैठा होता है। इतिहास मूल रूप से बिना प्रमाण का कोई तथ्य है तो इतिहास नहीं हो सकता है, वो एक किद्वंती है, वो एक कथा है। जबकि इतिहास में जो तथ्य होते हैं वो प्रमाणों की बैसाखी पे बैठे होते हैं। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन अगर हम गहराई से जाएं तो हम अगर टटोलें कि आखिर मूल रूप से इतिहास में होता क्या है, तो हम पाएंगे कि अतीत की जो घटनाएं हैं उनमें उनका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो जानकारी, जो विषय देता है वही इतिहास है। इतिहास को सर्वप्रथम इतिहास के रूप में एक क्रमबद्ध अध्ययन के दृष्टिकोण से एक विषय के रूप में जो कार्य सबसे पहले विश्व में किया गया किसी के द्वारा, उसे कहते हैं हेरोडोटस। इन्हें ही इतिहास का पिता भी कहा गया है। और हम भारतीय लोग भी ऐसा नहीं है कि इतिहास से परिचित नहीं है, इतिहास हम बहुत पहले से जानते थे। लेकिन हमारे इतिहास समझने का, लिखने का और उसे प्रेजेंट करने का जो तरीका था वो विश्व के अन्य लोगों से अलग था। अब हमारे जो इतिहास है वो पुराण की शैली में लिखे गए। जैसे पुराण ही कहता है कि सर्गस्स प्रतिसर्गस्स वंशो मंत्वा राणीस वंशानुचरित चैनम पुराणम पंचलक्षण। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित ये क्या है? ये इतिहास के ही तो हिस्से हैं। इसी तरीके से जब हम आधुनिक परिभाषा इतिहास की देखते हैं तो हम कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक इनका समग्र अध्ययन, अतीत में जो घटनाएं हुई हैं या अतीत काल में जो सामाजिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, जो कला या संस्कृति की जो स्थिति थी, उनको जब समग्र रूप से या व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप से एक जगह जब करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक समुचित इतिहास है या वो इतिहास का एक पूर्ण रूप लेता हुआ नजर आता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि हमने जब अपने इतिहास का जैसे हम सिलेबस को हम देख रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक सामान्य चीज दिखा आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पे विशेष सूची में ऐतिहासिक स्रोत की बात की गई है, यहाँ पर फिर हड़प्पा सभ्यता की बात की गई है, फिर वैदिक संस्कृति की बात की गई है, उत्तर वैदिक काल की बात की गई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे इतिहास में कई क्रम दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें
अगर हम यहाँ पे कुल विषय की बात करें तो हम पा रहे हैं कि इस इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत से स्टार्ट करके, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत से शुरू करके हम पा रहे हैं कि लगभग यहाँ पर 35 अध्याय आपके सम्मुख हैं। इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तीनों को ही सम्मिलित किया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ऐतिहासिक स्रोत, ये प्राचीन का विषय है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म, या द्वितीय नगरीय क्रांति या मगध का उत्कर्ष, साथ ही मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्यों के बाद की भारत की स्थिति, गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, फिर गुप्तोत्तर काल यानी कि गुप्तों की बात की स्थिति, साथ ही पूर्व मध्य काल 750 से 1200 ईस्वी तक। अब यहाँ एक चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा, पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल कहने का क्या मतलब है, यानी कि अभी तक हम जो ये 10 विषय मूल रूप से देख रहे थे इधर का, ये प्राचीन इतिहास का हिस्सा है पूरी पूरी तरीके से। यानी कि इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि नहीं, इसमें जो भी विषय है, यानी चाहे वो ऐतिहासिक स्रोत हो, हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक हो, या उत्तर वैदिक संस्कृति हो, या मगध का उत्कर्ष या द्वितीय नगरीय क्रांति की बात हो, या जैन या बौद्ध धर्म का उदय, या गंगा घाटी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 62 संप्रदाय जिनका हम छुटपुट अध्ययन पाते हैं, जैसे कि जैन और बौद्ध के साथ साथ हमें भागवत, शैव और शाक्त का भी अध्ययन करना पड़ता है, तो उसको भी हम इसी के अंतर्गत रखेंगे। तो हम पाएंगे कि ये सारे टॉपिक इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इनको रखा जाता है। वहीं जब हम मध्यकाल में प्रवेश करते हैं, उसके पहले ही हम पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं, यानी कि 800 से 1200 ईस्वी की बात करते हैं। उसके पूर्व आपने कहीं कहीं किसी किसी किताब में पढ़ा होगा 750 से 1150 का काल भी पढ़ा होगा, उसे भी पूर्व मध्यकाल का नाम दिया जाता है। सर्वप्रथम यह काल प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, लेकिन बाद में इसे थोड़ा अलग कर दिया गया। विशुद्धानंद पाठक का जब शोध आया, उसके बाद पूर्व मध्यकाल अंधकार एज से निकलकर एक अलग, यानी कि पूर्व मध्यकाल के नाम से अपनी प्राथमिकता इतिहास में दर्ज कराता हुआ नजर आया। बाद में हम इस्लाम का उदय और अरबों का सिंध विजय जब शुरू करते हैं, तो यहां से मध्यकाल शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि प्राचीन इसको कहा गया, इसे मध्यकाल कहा गया, फिर हम बाद में जब जाएंगे कि मुगल साम्राज्य का जब पतन आएगा या मुगल साम्राज्य का जब विघटन पढ़ते हैं, और हम पाते हैं कि उसके बाद मराठा साम्राज्य का उदय पाते हैं, या फिर हम पाते हैं कि भारत में यूरोपियों का प्रवेश, तो ये भारत में यूरोपियों का प्रवेश पाए, या फिर हम यूरोपियों के अंतर्गत अंग्रेज, डच, डेनिश, इनका जब अध्ययन करते हैं, तो हम कहते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत हो गई। क्या ये कहना कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास, इन तीन कालों में हम अपने विषय को बटा हुआ पाते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो हम पाएंगे कि यह जो बंटवारा है, यह जो बंटवारा किया गया है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास, ये इतिहास का बंटवारा नहीं है। ये बंटवारा हमारे अध्ययन को सरलीकृत करने के लिए है। देखिए, एक ब्रिटिश विद्वान हुए, नाम था जेम्स मिल, उन्होंने एक किताब लिखा था द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बार बार पूछता भी है, कई बार परीक्षाओं में पूछ भी चुका है कि द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी लिखी हुई पुस्तक है। जेम्स मिल ने संपूर्ण भारतीय इतिहास का लेखा जोखा तैयार कराया था, और बिना भारत आए ही उन्होंने भारत का इतिहास लिख मारा था, और उसी में उन्होंने अध्ययन के दृष्टिकोण को, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को उन्होंने हिंदुओं का काल कह दिया, मध्यकालीन इतिहास को मुसलमानों का काल कह दिया, लेकिन आधुनिक इतिहास को कभी भी उन्होंने ईसाई या यूरोप का इतिहास नहीं कहा, बल्कि उसमें उन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास कहा। क्यों? अब किस मामले आधुनिकता, कैसी आधुनिकता, इससे परिचित आप भी होंगे और हम भी हैं, तो आपको बाद में परिचित कराएंगे। आखिर आधुनिक इतिहास तो किस मायने में, किस तरीके से आधुनिक इतिहास, आखिर आधुनिक इतिहास का क्या आधार। लेकिन कहा गया कि आधुनिक इतिहास, यानी कि इतिहास को उन्होंने तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जो बाद में हमारे अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से तो ठीक था, लेकिन इतिहास के बंटवारे के रूप में वो बड़ा ही गड़बड़ था।
क्योंकि अगर हम इतिहास का जब बंटवारा करते हैं, जब हम इतिहास की मूल चीजों को समझना शुरू करते हैं, तो हम पाएंगे कि ओहो, इतिहास का विभाजन जरूर 3 भाग में है, लेकिन ये वो भाग नहीं है। पहला जो विभाजन है उसे कहते हैं प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल। वह काल जिसमें हम कहते हैं कि हम आदिम मानवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारे पास कोई लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे जो इतिहास दर्ज किए गए हैं उनके कुछ आधार हैं। जैसे आधार के रूप में हम पत्थर या हड्डी का अध्ययन करके, या उनके औजार जो बने होते थे, पत्थर या हड्डियों के जो औजार थे, उनके आधार पे हमने पता लगाया कि आदि मानवों का जनजीवन क्या था। उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पे हम समझे कि आखिर जो आदिम प्रजातियां थी वो किस तरीके से निवास करती थी, या उनकी जीवन शैली या दिनचर्या में कौन कौन सी चीजें शुमार थी। इस काल को हम पाषाण काल के नाम से भी संबोधित करते हैं, यानी कि प्राग इतिहास या हम प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा जो था वो आद्य ऐतिहासिक काल था, यानी कि दूसरा जो मूल बंटवारा था वो क्या था, आद्य इतिहास का। अब आद्य इतिहास क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्राग इतिहास से पहले और हम ऐतिहासिक काल के प्राग इतिहास के बाद और ऐतिहासिक काल से पहले, यानी कि जो बीच का काल है, अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम बता सकते हैं ऐसे कि जो पहला काल है वो प्राग इतिहास, प्राग इतिहास। दूसरा जो काल है आद्य इतिहास, और तीसरा काल जो है ऐतिहासिक काल। इन 3 आधार पे इतिहास का मूल बंटवारा है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कहते हैं प्राचीन इतिहास, फिर कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, फिर कहते हैं आधुनिक इतिहास। लेकिन समझने वाली बात है कि इन दोनों डिवीजन में एक मूल जो अंतर यह है कि यह इतिहास का मूल बंटवारा है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में किया गया है, और यह अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बनाया गया बंटवारा है, यानी कि डिवीजन है। हमें अध्ययन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के आधार पर 3 भागों में बांट कर करना होता है। लेकिन जब इतिहास का अध्ययन पूछा जाए कि उसको किन भागों में बांटा गया है या उनका विभाजन किन वर्गों में है, तो आपको बताना होगा प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास अभी बताया, जिसमें लिपि का ज्ञान नहीं है। आदिम मानव के द्वारा जो प्रयोग औजार हैं, हथियार हैं, जो कि पाषाण के हैं यानी जो हड्डी के हैं, उनकी बनावट के आधार पर जो इतिहास तैयार किया गया या अनुमान लगाया गया, उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर उस इतिहास को हमने प्राक इतिहास कह दिया। वहीं जब हम बात की आद्य इतिहास की, तो हम कहते हैं कि प्राक इतिहास के बाद और ऐतिहासिक काल से पूर्व का जो काल है वो क्या है, आद्य इतिहास है। आद्य ऐतिहासिक काल क्यों, आद्य ऐतिहासिक कहने का मतलब है कि लिपि का ज्ञान है लेकिन पढ़ा नहीं गया, यानी कि लिपि का तो ज्ञान था उनको, लेकिन उनकी लिपि को हम आज तक नहीं समझ पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि, कुछ हद तक वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक कल्चर की जो लिपि है उसको भी, या उस इतिहास कालखंड को भी हम आद्य ऐतिहासिक काल या आद्य इतिहास के रूप में जानते हैं या समझते हैं। और अब बात आती है तीसरे की, यानी कि ऐतिहासिक काल की, कि ऐतिहासिक काल क्या है। तो हम समझेंगे कि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है और उसे पढ़ा भी गया है, यानी सामग्री प्राप्त भी हुई और उसे पढ़ा भी गया। इस तरीके के इतिहास का आरंभ भारत में कब होगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम इस काल तक आएंगे, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत पहला लेसन जिसमें हम इतिहास जानने के स्रोतों की चर्चा करेंगे। दूसरा हड़प्पा सभ्यता जो कि किस काल का अध्ययन है, ये आद्य इतिहास का अध्ययन है। आद्य इतिहास यानी इसकी लिपि पढ़ी गई, मौजूद है क्या, पढ़ी गई, नहीं पढ़ी गई। क्यों नहीं पढ़ी गई, क्यों, क्योंकि उसको समझने वाले विद्वान, बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैंने हड़प्पा की लिपि को समझ लिया है, लेकिन बाद में वो जो उनका आधार था वो निराधार साबित हुआ, क्योंकि जिस आधार पे उस लिपि के अध्ययन की वो बात कर रहे थे वो ठीक ठीक नहीं बैठ रही थी। दूसरा वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति में कुछ विद्वान आद्य इतिहास, कुछ ऐतिहासिक काल भी मानते हैं। कारण यह है कि वैदिक की बहुत सारी चीजों को समझने में हम सक्षम हुए हैं, और हमारे जो
जो वैदिक रीति रिवाज है आज भी समाज में व्याप्त होते हैं। जैसे हम बात करते हैं 4 पुरुषार्थ की, 16 संस्कार की, 4 आश्रम की, तो कहीं ना कहीं वो वैदिक परंपरा से ही रिलेटेड है। तो जब तक हम उन्हें समझे नहीं तो उनकी परंपरा को हमने अपना कैसे लिया, तो सवाल तो ये भी उठता है। लेकिन यहाँ पर हम वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम इनसे जब आगे बढ़ेंगे तो जैन बौद्ध धर्म के साथ साथ यहाँ शैव धर्म, वैष्णव धर्म, साथ ही शाक्त धर्म, इनकी भी चर्चा करेंगे। इन्हें आस्तिक धर्म कहा जाता है या आस्तिकवाद के रूप में इन्हें समझा जाता है। ये हिंदू या सनातन परंपरा के ही हिस्सा है, जबकि नास्तिक धर्म के रूप में जैन और बौद्ध धर्म को मानते हैं। अब नास्तिक क्यों कहें? क्योंकि अब नास्तिक ऐसा नहीं होता है, उसकी परिभाषा कभी भी आप ये मत दीजिए कि नास्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। नहीं, परिभाषा गलत हो जाएगी। नास्तिक कहने का मतलब वो है कि जिसका विश्वास वेदों में नहीं है। एकदम ध्यान रखिएगा, ये आयोग की परिभाषा, इसको समझिएगा। जो वैदिक कर्मकांड या वैदिक व्यवस्था में जो विश्वास नहीं करता वो क्या है? नास्तिक है। और इस तरीके से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम पाते हैं कि गंगा घाटी में 62 संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें 2 संप्रदाय जैन और बौद्ध मूल रूप से नास्तिक धर्म के रूप में जाने गए। फिर जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष। अब सोचने वाली बात है कि मैंने कहा द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष, यानी कि प्रथम नगरीय क्रांति हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं, और द्वितीय नगरीय क्रांति हम कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल को। हम पाते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में 16 महाजनपद दिखाई देते हैं। कितने? 16 महाजनपद, जिनमें एक महाजनपद मगध अपनी स्थिति को क्या करता है? बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है, और धीरे धीरे छोटे छोटे जो भी जनपद या महाजनपद थे उनको अपने राज्यों में सम्मिलित करते हुए एक बड़े महाजनपद का रूप ले लेता है। और हम पाते हैं कि यहीं से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, बाद में मौर्य वंश, और मौर्यों के बाद अनेक वंश परंपरा यहीं से स्टार्ट होगी। तो उसको हम समझेंगे कैसे? सिलसिलेवार ढंग से। प्रथमतः इसको यहां समझ ले कि द्वितीय नगरीय क्रांति और मगध का उत्कर्ष समझेंगे। अगर हम बात करें कि द्वितीय नगरीय क्रांति या मगध का उत्कर्ष में किस चीज की भूमिका है, तो हम पाएंगे कि ये क्षेत्र कहां है? ये गंगा घाटी में स्थित क्षेत्र है। गंगा घाटी में जहां कृषि की प्रधानता, साथ ही लौह धातु का ज्ञान है, यानी कि दोनों तरह से यहाँ संपन्नता। तीसरा, हम जब यहाँ पे रिसर्च करेंगे तो देखेंगे यहाँ हाथी की उपलब्धता, यानी कि हथियार के रूप में हाथी, यानी कि सेना में प्रयोग करने का जो स्टार्टिंग जो फॉर्म दिखाई देता है हमें इतिहास में, वो मगध से ही दिखाई देता है। यानी कि एक समुचित कृषि व्यवस्था, लौह धातु का प्रयोग, यानी कि शस्त्र के रूप में और कृषि औजार के रूप में, दोनों ही सबसे पहले मगधवासियों ने शुरू किया। इसीलिए हमें समझना पड़ता है मगध का उत्कर्ष आखिर क्या कारण था कि 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र दोनों ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची भी देते हैं, और उन 16 महाजनपदों में वो दोनों ग्रंथ स्वीकार करते हैं कि मगध सबसे आगे बढ़ा या मगध की स्थिति सबसे बेहतरीन रही। तो उसके पीछे का कारण क्या था, इसको समझेंगे इस चैप्टर में। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और अन्य वंशों को, छोटे छोटे राजवंशों के ऊपर एक बड़ा राजवंश पाटलिपुत्र में स्थापित होता है, जिसे मौर्य वंश कहते हैं, जिसकी सीमा इतनी बड़ी थी सीमा कि उसको न कभी अंग्रेज पा सके, न ही मुगल प्राप्त कर पाए, यानी कि इतनी बड़ी सीमा। तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य से किस किस तरीके का सवाल आयोग पूछता है, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक से लेके उसकी विनाश की स्थिति तक को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे स्थापना हुई, इसके क्या कारण थे, किसने इसकी स्थापना की, किसकी सहायता से स्थापना की गई, आखिर जब विनाश हुआ तो विनाश में कौन कौन से कारण परिलक्षित दिखाई देते हैं। क्योंकि किसी भी राजवंश का जो उत्थान होता है वो एकाएक नहीं होता है, साथ ही उसका पतन भी एकाएक नहीं होता है। उत्थान के लिए कुछ कारण उत्तरदायी हैं, उसी तरीके से उसके पतन के लिए भी कुछ कारण उत्तरदायी होते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही मौर्य साम्राज्य में कुछ एक तथ्य अन्य हैं, जैसे यहीं से अभिलेखों का प्रयोग, एक समुचित प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत,
जैसा कि 18 तीर्थों की चर्चा या 26 अध्यक्षों की चर्चा जो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में की गई, उसको हम भी समझने का प्रयास करेंगे। आखिर अर्थशास्त्र के अंतर्गत 15 अधिकरण और 180 प्रकरण कैसे मौर्य इतिहास को समझाने का हमें प्रयास करते हैं, हम उसे भी समझने का यहां प्रयास करेंगे। अब इसके आगे मौर्योत्तर काल, यानी कि कोई भी साम्राज्य जब क्या होता है, बहुत विशाल होता है, तो वो अक्षुण रूप से ऐसा तो नहीं है कि वो अविनाशी है। एक व्यक्ति के द्वारा साम्राज्य का निर्माण किया जाता है। जब जब व्यक्ति ही विनाश की तरफ बढ़ता है या उसका विनाश संभव है, तो उसके द्वारा निर्मित साम्राज्य का भी विनाश संभव है। और यहाँ तो कहा ही गया है कि इस पृथ्वी पर जो भी है वो एकदम से अमर नहीं है, बल्कि इमोर्टल नहीं है, बल्कि जो जन्म लेता है उसका पतन या उसका विनाश निश्चित होता है। उसके उत्थान के साथ ही उसके पतन की भी कहानी लिखी जाती है। तो इस चीज को हम समझते हैं पहले से ही। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मौर्योत्तर काल में क्या हुआ। यहाँ पे शुंग, कर्ण, सातवाहन जो राजवंश है, जिन्हें ब्राह्मण राजवंश या आंध्रवृत्त सातवाहन जिन्हें कहते हैं या जिन्हें दक्षिणापतेश्वर कहते हैं, जिन्होंने भारत में एक साम्राज्य के रूप में, एक राजवंश के रूप में सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया, लगभग 300 वर्षों तक। तो 300 वर्षों का उन आंध्र सातवाहन या आंध्र भितों का इतिहास क्या है, हम यही समझने का प्रयास करेंगे मौर्योत्तर काल में। उसके पूर्व शुंग और कर्णों को भी समझेंगे। बाद में इन्हीं काल में एक विदेश से आने वाली कुछ जातियां हैं, विदेशी जातियां, जो कि बाद में अपने आप को क्षत्रिय वंश से संबोधित कर कर आया, उससे जोड़कर अपने आप को एक नया आयाम निकालती हुई दिखाई देगी। जहां पे पूर्व मध्यकाल जब पढ़ेंगे तो इसी काल को हम कहते हैं राजपूत काल। तो यहाँ पे हम उनके बारे में डिटेल समझेंगे कि क्षत्रिय वर्सेस राजपूत, इन दोनों में क्या अंतर होता है या क्या अंतर के बिंदु इतिहास में दर्ज किए गए। उसके पूर्व हम यहां पर समझेंगे कि गुप्त साम्राज्य का उद्भव या विकास कैसे हुआ, उसके विकास के लिए कौन कौन से बिंदु जिम्मेवार थे। साथ ही हम पाएंगे कि यहां से कई बार सवाल भी पूछे गए हैं गुप्त कला से, क्योंकि गुप्त कला अपने सही मामले में अगर देखें तो गुप्तों के पास आपने पढ़ा भी होगा कि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। लेकिन सर्वप्रथम सोने के सिक्के अगर हम बात करें कि किसने जारी किए, तो हम कहते हैं कि मौर्योत्तर काल में विदेशी जातियों में एक जाति है कुषाण, और इसी में एक शासक है कुजुल कटफिसेस, बाद में बिम कटफिसेस। तो बिम कटफिसेस के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी किया गया, यानी कि भारत में स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत हिंद एवं शासकों के समय शुरू होती है। लेकिन उन सिक्कों की बारंबारता हमें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है कब? गुप्त काल में। लेकिन मजे की बात यह है कि अब समझेंगे कि जब गुप्त काल और कुषाण काल हैं और गुप्तों की तुलना में गुप्तों के सिक्कों में क्या हुआ है, स्वर्ण की मात्रा का हमेशा हास्य होता गया है, या वो दिनों दिन उनके सिक्कों में स्वर्ण मात्रा की गिरावट आई है। तो गिरावट आ रही है तो कुछ न कुछ आर्थिक परिदृश्य को भी परिलक्षित करती है। अगर इतिहास के दृष्टिकोण से हम बड़े ध्यान से सोचें तो हम पाते हैं कि जिस साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे अस्थिर होती जाती है, वहां पे क्या होता है, उसका प्रभाव उसके सिक्के, उसके व्यापारिक सिस्टम, उसके आयात निर्यात के सिस्टम, इन सब पे पड़ता है। हम देखेंगे गुप्त काल में या गुप्त साम्राज्य के उद्भव और विकास में कि आखिर उन सिक्कों का राज क्या था। साथ ही समझने का प्रयास करेंगे क्यों गुप्त जो कला है उसे एक कुमारस्वामी अय्यप्पन कहते हैं कि गुप्ता आर्ट इज द फ्लावर ऑफ आवर एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन, लुक लाइक अ मीडियम फॉर संस्कृत लैंग्वेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स। आखिर क्या कारण है, आखिर वो कौन कौन से तथ्य हैं जिससे गुप्त कला को क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भारतीय कला के रूप में या भारतीय महत्वपूर्ण कला के काल के रूप में गुप्त काल को दर्ज कराते हुए नजर आते हैं। यानी कि गुप्त कला क्यों गुप्त काल में इतनी ज्यादा समृद्ध हुई, उसके महोत्सव इतने भव्य हुए कि हम आज तक उन्हें इतिहास में दर्ज करके पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज को भी समझेंगे। साथ ही गुप्तोत्तर काल में हम पाएंगे कि सामंतवादी स्थिति जो फ्यूडलिज्म है, भारतीय फ्यूडलिज्म और यूरोपीय फ्यूडलिज्म, वहां पे हम दोनों की तुलना करेंगे और समझेंगे कि आखिर फ्यूडलिज्म के क्या मायने हैं, फ्यूडलिज्म होता क्या है,
कैसे सामंतवादी व्यवस्थाओं ने कैसे भारत में धीरे धीरे गुप्तोत्तर काल में घर कर लिया और पूरी तरीके से एक बंद गांव की व्यवस्था शुरू हुई, जिसमें गांव की सारी आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति की पूर्ति गांव की सीमा के अंदर ही कर दी गई। आखिर वो कैसे हुआ, वो निर्भरता क्या है, या निर्भरता है तो किस हद तक है, क्या सही है क्या गलत है, उसको समझने का वहां प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही अब आएंगे पूर्व मध्यकाल की तरफ। तो पूर्व मध्यकाल को जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 800 से 1200 ईस्वी दिया हुआ है। यदि कदे आपको कहीं किसी किताब में 750 या 1150 तक मिल जाए, या लिखा मिल जाए कि 750 ईस्वी से शुरू होकर 1150 ईस्वी तक, तो इसे भी आप गलत मत समझिएगा, ये भी सही है। ठीक है, शुरुआत में ये जो काल था यानी 750 से 1150 का काल, 800 से 1200 का काल, इस काल को अंधकार युग कहा गया। क्या कहा गया? अंधकार युग। क्यों? क्योंकि इसमें इतिहासकार जब इसको हम पढ़ने जब शुरू करेंगे इसको पढ़ना, तो समझेंगे कि इस काल में हम नवीन जातियों की उत्पत्ति पाते हैं, एक विशेष जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ते हुए पाते हैं, और उसी जाति के द्वारा भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में या भिन्न भिन्न क्षेत्रों को क्या किया गया? राज्य आच्छादित किए गए। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या है चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार, यानी कि चाचा पापा थ्योरी। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि अग्निकुल सिद्धांत क्या है, कर्नल टाड के सिद्धांत क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। साथ ही यहाँ पे जो ये गुप्तोत्तर काल में जो फ्यूडलिज्म जो अपने शैशवावस्था में था, उसको हम पूर्व मध्यकाल में अपने एक बृहद अवस्था में पाएंगे, एक युवा अवस्था में पाएंगे, एक बढ़ी हुई अवस्था के रूप में पाएंगे। तो उसी का विस्तार है और राजवंशों के मार्फत है। साथ ही हम क्षेत्रीय इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से राजवंश किस क्षेत्र में व्याप्त थे और वहां से किस किस तरीके के सवाल यूपीएससी या अन्य कमीशन के द्वारा पूछा गया है। फिर इस्लाम का उदय और अरबों का सिंध विजय। आपने सिलेबस में यह भी देखा होगा कि इस्लाम का उदय और अरबों के सिंध विजय की बात की गई है, यानी कि अरबों के द्वारा जो सबसे पहले जो सिंध विजय किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहली मस्जिद कहां बनाई गई? सिंध में ही बनाई गई। साथ ही हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जजिया भी भारत में कहां प्रयोग किया गया? तो सिंध में किया गया। क्यों? क्योंकि अरबों ने भारत के जिस हिस्से को सबसे पहले जीता वो सिंध था। तो सिंध में ही क्या हुआ? इस्लामिक व्यवस्थाएं लागू की गई, क्योंकि वहां पे प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में चला गया? यानी कि इस्लामिक लोगों के हाथ में चला गया, या इस्लाम को मानने वाले लोगों के हाथ में चला गया। उसके पूर्व हम समझेंगे इस्लाम का उदय, क्योंकि इस्लामिक व्यवस्था से हम तभी परिचित हो पाएंगे जब हम इस्लाम के उदय को समझ लेंगे कि कब इसका उदय हुआ, इसके उदय करने वाले कौन थे, साथ ही इसका विस्तार कैसे हुआ, भारत पे इसका प्रभाव कैसे पड़ा। इन सारे बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही अरबों की सिंध विजय के क्या मायने हुए, क्या कौन से टैक्स सिस्टम जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें आ गए, नए करों ने कैसे घर कर लिया। साथ ही हम इस्लामिक सिस्टम में जब जाएंगे तो समझेंगे कि क्या है कुरान, क्या है हदीस, क्या है इज्मा, क्या है कयास, यानी कि इस्लामिक जो कानून जिस आधार पे चलते हैं, उन पुस्तकों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि उनमें कौन कौन सी चीजें संकलित हैं, जिसके आधार पे इस्लामी जो रेगुलेटर होता है वो क्या करता है? अपना रेगुलेशन करता है या अपनी सब प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता है। फिर हम जब अरबों से आगे बढ़ेंगे तो तुर्क आक्रमण को भी समझेंगे। तुर्क आक्रमण के बाद हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। यहीं पर हम बात करेंगे सबसे पहले मोहम्मद गोरी की। यहां पर चूंकि मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? इस्लाम को अस्थाई आधार दिया था। आक्रमण तो गजनवी ने भी किया था, आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी किया था। तो हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है वो हम पढ़ेंगे अरबों के सिंध विजय में। वहीं तुर्क आक्रमण में हम पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमण में सबसे पहले गजनवी को, फिर उसके बाद गोरी को, यानी मोहम्मद गोरी को। इन दो शासकों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना कराएंगे। गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम मूल 5 वंशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है गुलाम वंश, क्यों इनको मामलुक कहते हैं, मामलुक कहने का तात्पर्य क्या होता है, इसमें कितने शासक हुए, उनकी शासन या प्रशासनिक प्रणाली कैसी है, उन्होंने कला या साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया भारत को।
उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व तुर्क और अरब के आए हुए अन्य विद्वानों से भी हम इसी लेसन में परिचित होंगे। अब जो कि अक्सर आप देखते हैं कि यूपीएससी पूछ लेता है, फिर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे। आखिर विजयनगर साम्राज्य क्या है और बहमनी साम्राज्य क्या है। साथ ही विजयनगर को जो पढ़ेंगे तो हम यह भी देखेंगे कि विजयनगर के इर्द गिर्द जो 4-5 छोटे मुस्लिम राज्य हैं, जैसे अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, इन राज्यों का भी हम अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की शासन व्यवस्था है, उसे किस नाम से जाना जाता है और वहां पे शासक कौन है, कौन सा व्यक्ति उसको स्थापित करने वाला है। यानी कि जो कि यहां से सवाल पूछते हैं कि हसन गंगू ने किस राजवंश की स्थापना की, या हसन गंगू के क्या मायने हैं, बहमनी को लेकर या बरार को लेकर, बिदर को लेकर, अहमदनगर को लेकर, यहाँ के छोटे मोटे इतिहास, साथ ही यहाँ में बनी हुई छोटी मोटी स्थापत्य कलाएं जो कि इतिहास में एक बड़े दृष्टिकोण को परिलक्षित करती हैं, उनको समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। फिर हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पे आएंगे कि क्या है भक्ति आंदोलन और साथ ही सूफी मत। सूफी मत यानी कि जब इस्लाम का भारत में आगमन हुआ तो उसकी भी अपनी कुछ धार्मिक व्यवस्थाएं थी, उसके भी कुछ आध्यात्मिक गुरु थे, उनका भी भारत में आगमन हुआ। उन्होंने आकर यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था को जन्म दिया, साथ ही वो सनातन परंपरा या हिंदू धर्म से किस तरीके से प्रभावित हुए, साथ ही उन्होंने भारतीय या हिंदू परिवेश को भी कैसे प्रभावित किया अपने ज्ञान के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को हम सम्मिलित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही कई जो छोटे मोटे जो पंथ चलाए गए हैं उनको भी यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे, जो कि बार बार यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, बार बार सवाल यहाँ से आता ही आता है। ठीक, फिर उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष यानी कि मुगल और अफगान संघर्ष, यहीं पर हम सबसे पहले मुगलों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिल्ली सल्तनत की कौन सी वह जर्जर स्थिति थी जिसके कारण 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में खेत किया जाता है या पराजित किया जाता है, और उसके ऊपर जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो कि फरगना का रहने वाला है, जो कि आकर एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है जिसे मुगल राजवंश कहा जाता है। तो आखिर क्यों स्थापित हुआ मुगल राजवंश और क्यों लोधी वंश पतन में चला गया या खत्म हो गया। साथ ही चूंकि हम जानते हैं कि लोधी अफगान थे, तो अफगान शुरुआत में हम पाएंगे कि बाबर के समय, हुमायूं के समय, इवन अकबर तक हम देखेंगे उनके संघर्ष को, तो हम समझेंगे कि क्या है मुगल और अफगानों का संघर्ष। साथ ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसको हम इतिहास में जानते हैं शेर शाह सूरी के नाम से। जब अफगान इतिहास पढ़ते हैं तो शेर शाह सूरी को पढ़ते हैं, क्योंकि शेर शाह सूरी को बहुत हद तक अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो अकबर का अग्रगामी कहने का क्या तात्पर्य है शेर शाह सूरी को, यह समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का भारत, आखिर जब 17वीं शताब्दी की पूर्वार्ध हुई यानी कि उसका जो पूर्वार्ध था उस समय भारत की स्थिति क्या थी, वहां पे समझेंगे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति चारों ही संदर्भों में यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बाद में मुगल साम्राज्य के चरमों उत्कर्ष और विघटन की बात करेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य, जैसे कि जब हम मुगलों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि कुछ है ग्रेट मुगल और कुछ है लेटर मुगल, यानी कि ग्रेट मुगल यानी महान मुगल, यानी कि बाबर से लेके औरंगजेब तक, बाबर से लेके औरंगजेब तक का जो काल है वो है ग्रेट मुगल का काल। वहीं हम पाएंगे लेटर मुगल में तो हम कहेंगे कि बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह जफर तक का काल, बहादुर शाह जफर तक का काल, ये काल क्या है, ये है लेटर मुगल का काल। हम पाते हैं कि ग्रेट मुगल कहने का तात्पर्य है कि मुगल साम्राज्य की स्थिति बाबर से लेकर औरंगजेब तक लगातार बढ़ती हुई प्रतीत होती है, लेकिन बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह जफर तक का काल हमें पतनोन्मुख, हास्यमुख या विघटन के रूप में प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है या गिरती हुई स्थिति में दिखाई देता है। अब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे मराठा साम्राज्य।
मराठा साम्राज्य यानी कि दक्षिण महाराष्ट्र, ये क्षेत्र वही है, मराठा साम्राज्य वहीं उदित होगा। जैसे जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे, जब हम राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश का उद्भव या आंध्रभृत, जिनको हम कहते हैं आंध्रभृत का उदय कहां हुआ, उसके बाद राष्ट्रकूट उस पे आ गए और वहीं पर उसी स्थान पर फिर मराठा दिखाई देंगे। यानी कि जगह वही है, बस राजवंश बदलते गए हैं, काल बदलता गया है। तो वहीं पर हम पाएंगे मराठा साम्राज्य का आखिर उदय के क्या कारण थे, आखिर इसने शुरुआत में अपने किस तरीके के धर्म, हिंदू धर्मोधारक जो उपाधि है शिवाजी की, हिंदू राजशाही या हिंदू राजवंश की स्थापना के रूप में, या कह लीजिए कि जो हिंदू परंपराओं को लागू करने के रूप में, हम कई मायने में मराठा साम्राज्य को समझने का प्रयास करेंगे। और ये मराठा साम्राज्य शिवाजी और शिवाजी के बाद जो पेशवा आ रहे हैं उनके काल के संदर्भ में विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि सवाल यहां पर आंग्ल मराठा को एक बीच में ज्यादा पूछा गया है, यूपीएससी में देखा गया है कि आंग्ल मराठा जो संघर्ष है वहां से अधिक प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं या आए हुए हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं इससे, तो हम पाते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो देखिए, जब भी मैं भारत में यूरोपियों के आगमन की चर्चा करता हूं तो मैं कहता हूं, एक फार्मूला देता हूं, PDEDF। कहने का मतलब है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। यानी कि पुर्तगाली कौन है, डच कौन है, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज कौन है, डेनिश कौन है, फ्रांसीसी कौन है। यानी कि हम इन 5 यूरोपीय जो हमारे देश में आए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कब कौन आया, किसने किस जगह को अपना सेंटर बनाया और वहां से अपना औद्योगिक केंद्र बनाकर भारत के अन्य राज्यों को क्या करता गया, धीरे धीरे निगलते गए। उनकी निगलने की नीति क्या है, किस तरीके की नीति अपना रहे हैं, इनमें भी संघर्ष है। यानी कि जो 5 यूरोपीय हैं, ये व्यापारिक, शुरुआत में तो हम पाएंगे कि ये व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन भारत की राजनीतिक, आर्थिक संपन्नता और राजनीतिक शिथिलता देखते हुए वो क्या सोचते हैं कि अब भारत को धीरे धीरे कॉलोनी के रूप में तब्दील कर दिया जाए। किसके कॉलोनी के रूप में, तो ब्रिटेन के कॉलोनी के रूप में। आखिर क्या होता है उपनिवेश, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेश किस तरीके का, तो यहां पर हम समझेंगे कि उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, साथ ही ब्रिटेन की भूमिका, इन सारे संदर्भों में इसकी समझने का प्रयास करेंगे। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं एक नवीन चीज, अठारहवीं सदी का भारत। अब यहां पर जो अगला टॉपिक है, 26वां टॉपिक, वो है 18वीं सदी का भारत, कि 18वीं सदी के भारत की स्थिति क्या है, यानी कि 18वीं सदी में भारत किस तरीके का दिखाई पड़ रहा था। तो हम पाते हैं कि 18वीं सदी के भारत में यहां पर भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साथ ही सांस्कृतिक स्थिति, इन चारों पहलुओं पे हम यहाँ पे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो प्रयास जो हमारा होगा 18वीं सदी का भारत, उसमें शुरुआत में हम पढ़ेंगे राजवंश। यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बाद में दूसरे खंड में हम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल कर लेंगे। पहले राजनीतिक स्थिति, यानी कि राजनीतिक स्थिति 18वीं सदी की क्या है, किस तरीके की है, किस तरीके की व्यवस्थाओं से भारत परिचित होने जा रहा है, क्या है इस्तामरारी, क्या है अस्थाई बंदोबस्त, क्या है महलवाड़ी, किस तरीके की प्रथाएं हैं, साथ ही क्या है सूर्यास्त कानून, यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर ये जो 2 चैप्टर हैं इन्हें हम कंबाइंड करके पढ़ेंगे। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां, तो आर्थिक नीतियां जो अभी मैं बोला कि उनकी आर्थिक नीतियां किस किस तरीके की दिखाई दे रही हैं। साथ ही 1858 के पूर्व और बाद प्रशासनिक परिवर्तन, हम पाते हैं कि 1773 से ही एक एक्ट शुरू होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो हम पाते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम तक हमने देखा कि अंग्रेजों ने कई नियम कानून के छोटे मोटे दस्तावेज हमारे सम्मुख पेश किए, लेकिन वो दस्तावेज क्या थे, हमेशा हमारे लिए
या भारतीयों के लिए किरकिरी थे, या वो भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि अपने आर्थिक दोहन के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया और हवाला दिया कि यह भारतीय लोगों के कल्याण के लिए या भारतीयों को एक सही दिशा देने के लिए दी जा रही है। उसकी क्या सच्चाई है, यानी कि 1858 के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन आया वो क्या आया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से यानी कि ईआईसी से समस्त अधिकारों को छीन लिया गया और कैसे ब्रिटिश संसद ने वहां के बाद भारत के लिए नियम कानून बनाने शुरू किए, साथ ही भारत में भारत सचिव या भारत मंत्री जैसे पदों का सृजन करना शुरू कराया। आखिर क्या मायने हैं उनके या क्या मत हैं, यहां से समझने का प्रयास करेंगे। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, यानी कि हम देखते हैं कि जैसे भारत है तो भारत की स्थिति हमने शुरुआत में भी देखी है कि भारत यूं ही गुलाम नहीं हो गया, बल्कि गुलाम होने के पीछे भी कई कारण थे। हमारे अपनी खुद की गलतियां थी जो हमें गुलामी की तरफ ले गई। तो हमारे कुछ ऐसे पुरोधा हुए सामाजिक विद्वान ऐसे हुए जो कि जिन्होंने इस चीज को समझा, जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, हेनरी वेबियन डेराजियो। यानी कि हम देखेंगे इसके अंतर्गत यानी कि इस चैप्टर में कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक जो सांस्कृतिक जो जागरण हुआ उनमें उस जागरण में किन किन विद्वानों की भूमिका रही और किन किन चीजों पे प्रहार किया, जैसे कि बाल विवाह होना चाहिए कि नहीं, सती प्रथा होनी चाहिए कि नहीं, पर्दा प्रथा होनी चाहिए कि नहीं, या है तो कितना गलत है, या होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके अपने तर्क भी हो सकते हैं, साथ ही ऐतिहासिक तर्क भी हैं। यहाँ दोनों ही बिंदुओं को शामिल करके इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। फिर हम राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ चलेंगे कि राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत जब होती है यानी कि 1885 से 1905, यानी कि ये पहला चरण कह रहा है, यानी कि कांग्रेस की स्थापना के समय हम जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहां, मुंबई में एक आयोजन होता है, एक सम्मेलन होता है जो कि कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे डफरिन की क्या अपनी अवधारणा है, इसके पीछे जो बाद के वायसराय हैं जैसे कर्जन वगैरह की क्या अवधारणा है वो समझेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रथम काल को हम राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रथम चरण के रूप में देखेंगे और यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ तो किस तरीके का था, इसके शुरुआत में इसकी परिवेश क्या था, इसका वेशभूषा क्या था, ये किन आधारों पर अपने आप को धीरे धीरे खड़ा कर रहा था। दूसरी चीज, कांग्रेस की स्थापना के पीछे का सच क्या है, कांग्रेस के बाद कांग्रेस की कार्यविधियां किस तरीके की रही हैं, कांग्रेस ने किन किन मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट किया या उन्हीं मुद्दों को क्यों उस समय अपने मूल एजेंडे में रखा, इसके पीछे के क्या कारण थे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बाद में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि 1905 से 1918 की स्थिति को देखेंगे, यानी कि इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन में हम न केवल कांग्रेस बल्कि कांग्रेस से इतर संस्थाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे और यहां 1885 से पूर्व जो संस्थाएं, जो राजनीतिक संस्था भारत में गठित की गई वो किस हद तक सफल थी और कांग्रेस ने उन संस्थाओं से क्या सीख के अपने अंदर सुधार किया और कांग्रेस की स्थापना के बाद जो संस्थाएं भारत में बनी उनके क्या मायने हैं या उनकी कार्यशैली किस ढंग की है, इन तीनों ही बिंदुओं को हम अपने इस विषय के अंतर्गत रखने का प्रयास करेंगे। फिर हम आ जाएंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन पे, यानी कि पर्टिकुलर यानी कि बम पिस्तौल की राजनीति, सीमा को लांघने की राजनीति, यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि जनरल डायर भारत में है या भारत से बाहर है, उधम सिंह को मारना है तो जाएंगे और वहां भी मार के आएंगे, यानी भारतीय सीमा को लांघ जाएंगे। यानी मदन लाल ढींगरा को कार्य करना है तो भारतीय सीमा के अंतर्गत भी हो सकता है और उसके बाहर भी, यानी कि ब्रिटिश सीमा में घुस के भी किया जा सकता है, यानी कि बम पिस्तौल की राजनीति। यहाँ इस आंदोलन को क्रांतिकारी यानी कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन कहा जाता है। आखिर इसमें HSRA या HRA की क्या महत्ता है, क्या भूमिका है, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिक एसोसिएशन था वो किस तरीके की संस्था है, बाद में उसके पूर्व हम देखते हैं अभिनव भारत को, मित्र मेला को, तो आखिर ये किस तरीके की संस्थाएं हैं, इनको हम बांटेंगे कि बंगाल में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन,
महाराष्ट्र की सीमा में होने वाले, पंजाब की सीमा में होने वाले, यानी कि ये जो पहले शुरुआत में क्षेत्रीय थे, बाद में ये एकत्रित होते गए। आखिर ये बम पिस्तौल की राजनीति क्या थी और किस तरीके से इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में अपनी भूमिका को निभाया, उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर स्वराज के लिए संघर्ष, ये बड़ा चैप्टर होगा 1919 से लेकर 1947 तक, यानी कि 1919 से आरंभ करेंगे और 47 यानी कि देश के आजाद होने तक हम क्या करेंगे, इस पे हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम विभिन्न वायसरायों का और उनके काल के अनुसार हुए कार्य में परिवर्तन को देखेंगे। साथ ही भारत में लाई जा रही विविध नीतियों की चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से भारतीय परिवेश को 1919 से 1947 के काल विशेष में प्रभावित किया। साथ ही यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, जिसमें हम कह सकते हैं संघर्ष विराम संघर्ष, इसकी रणनीति क्या रही है, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति क्या रही है। यानी कि क्यों गांधी जी ने, आप सोचिए कि कभी 1920, फिर 1930, फिर उसके बाद 1940-42, यानी कि जितने भी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन हुए, वो आंदोलन क्यों इतने बड़े बड़े गैप पे किए गए, या कि क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और हम ये कार्य 1947 तक करेंगे। बाद में जो हमारी इतिहास की क्लास चलेगी वो मुख्य परीक्षा के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ विश्व इतिहास की क्लास चलेगी, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर पीटी का मेंस दोनों लेके चलेंगे, और जब विश्व इतिहास की चर्चा करेंगे तो उसकी अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ ही जब हम इतना जान चुके हैं तो यहाँ पे हम ये भी समझने का प्रयास करें कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया या परिचित कराया था इतिहास से, कि अब इतनी विषयगत चीजों की चर्चा के बाद अब हम समझने का प्रयास करते हैं, या ऐतिहासिक स्रोत जो कि हमारा पहला चैप्टर है, उसके पूर्व में हम यह समझ लें कि भाई इतिहास, मैंने कहा कि इतिहास का डिवीजन, अभी आपने देखा कि प्राचीन इतिहास क्या है, मध्यकाल का इतिहास मैंने बताया, फिर आधुनिक इतिहास भी बताया। तो प्राचीन इतिहास में हमने देखा कि जो हमारी शुरुआत हुई प्राचीन इतिहास की, वो कहां से शुरू हुआ था, तो मैंने कहा कि वो शुरुआत होता है कि इतिहास लेखन, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर उसके बाद वैदिकोत्तर काल, फिर हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, जिसमें बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त, भागवत, उसके साथ ही जब हम मगध की स्थिति में आते हैं तो मगध के उस उत्कर्ष में शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, फिर मौर्य वंश के बारे में, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों के बाद का काल मौर्योत्तर काल, वहां पर हम देखते हैं शुंग, सातवाहन, जिन्हें हम आंध्रभित कहते हैं, कर्ण, यानी कि ब्राह्मण राजवंशों की बात। फिर उसके बाद हमने कहा कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही हम शामिल करेंगे किसको, गुप्त को और गुप्तोत्तर काल को। यहां तक प्राचीन इतिहास। बाद में पूर्व मध्य काल, यानी कि 750 से 1150 का काल, या यदि कदे मिलता है 800 से 1200 का काल, इसे क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल, जिसमें राजपूत इतिहास या राजपूतों के उद्भव, उत्थान और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही सामंतवादी प्रथा या सामंतवाद के बढ़े हुए ढांचे को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे सामंतवादी व्यवस्था ने क्या किया, भारत को जीर्ण शीर्ण किया, और उसी के आधार पर भारत में एक नवीन व्यवस्था स्थापित होने लगी, जिसे हम कहते हैं कि भारत में इस्लाम या इस्लामिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना, जिसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। उसके पहले हम पढ़े क्या, अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में हमने कहा मोहम्मद बिन कासिम, ए ओनली वन मैन। बाद में तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, यानी कि 2। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत की अस्थायी स्थापना किसके द्वारा, गोरी के द्वारा। गोरी अपने 3 सिपा सालारों को भारतीय क्षेत्रों में बांट देता है। ये पहली बार ये माना गया कि अस्थायी रूप से यहां से इतिहास शुरू हुआ। इसीलिए जेम्स मिल ने जब अपनी किताब लिखी द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें मध्यकाल को मुस्लिम इतिहास कहकर संबोधित किया है। कारण यह है कि उस काल को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि भारत में मुस्लिम व्यवस्था या मुस्लिम राजवंश की स्थापना शुरू होती है, और यह सिलसिला लगभग हम पाते हैं बहादुर शाह जफर तक। यानी कि शुरू करें कहां से, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करें, यानी कि गुलाम राजवंश की शुरुआत करें, और वहां से अंत तक जाएं तो हम कहां पाएंगे, यानी कि बहादुर शाह जफर तक।
ये इस्लामिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद एक नवीन व्यवस्था यानी यूरोपीय आगमन के साथ शुरू होती है, जिसे मैंने कहा PDEDF। मैंने बताया आपको फॉर्मूला कि पुर्तगाली कौन है, डच कौन है, डेनिश कौन है, फ्रांसीसी कौन है, और इनके बारे में हम समझना शुरू करेंगे। साथ ही यूरोपीय जो आयात निर्यात के शुरुआती बिंदु हैं, बाद में उनका भारत में राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाना, साथ ही उनके द्वारा किया जाने वाला प्रशासनिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, ये सब कहां पढ़ेंगे? आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या इतिहास का ये सही डिवीजन है? हम पाएंगे कि इतिहास का सही डिवीजन नहीं है, बल्कि यहाँ पर इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से या अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से बांटा गया। मूल इतिहास का बंटवारा भारत का प्राक इतिहास, बाद में दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसको मैंने यहाँ लिखा है कि इतिहास का जो मूल विभाजन है वो क्या है। तो हम पाएंगे कि इतिहास का जो मूल विभाजन है वो प्राक इतिहास के रूप में, आद्य इतिहास के रूप में या ऐतिहासिक काल के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राक इतिहास, इसको आप समझ चुके हैं कि मैंने कहा कि लिपि का ज्ञान नहीं, लिपि का ज्ञान नहीं है। ये कैसा इतिहास है? आदिम इतिहास है, यानी कि आदि मानवों का इतिहास है। जब इनके इतिहास को लिखा गया, यानी कि लिपि का ज्ञान नहीं था, तो जो पढ़ना ही नहीं जानता था तो लिखेगा क्या? तो उसके इतिहास को समझने के लिए हम क्या किए? हमने उनके द्वारा प्रयोग किए हुए हड्डी के औजारों का अध्ययन किया। उनके द्वारा पाषाण जो औजार बनाए गए थे, उन पाषाण औजारों का हमने अध्ययन किया। यानी कि पाषाण औजार का अध्ययन और हड्डी के औजारों का अध्ययन, साथ ही उनके द्वारा की गई चित्रकारी, यानी कि जो हम पाते हैं भीमबेटका में, वो उनके आम जनजीवन को प्रदर्शित करती है। इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण मतलब होता है पत्थर, और पत्थर क्यों? पत्थर का काल क्यों? क्योंकि आदि मानवों ने अपने शुरुआती जनजीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग पत्थर का ही किया, यानी कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्होंने पत्थरों का बार बार प्रयोग किया। इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया, और इसी के आधार पर इस इतिहास को लिखा गया। फिर मैंने कहा आद्य इतिहास, जरा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, आंध्र इतिहास कर दिया गया है। इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, ये काल हमने कहा कि प्राक इतिहास के बाद और ऐतिहासिक काल के पूर्व का काल है। तो ये कैसा काल है? मैंने बताया आपको कि यह काल ऐसा काल जिसमें लिखित लिपि के साक्ष्य प्राप्त हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए। क्यों नहीं पढ़े गए? तो उतना विद्वान हमारे दावा करते रहे कि नहीं हम पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया है। बहुत सारे विद्वान, व्हीलर ने कहा, मार्टिनल व्हीलर ने कहा दिया, आपके मैक्स मुलर ने भी कहा कि नहीं हमने पढ़ा। फिर अन्य विद्वान जो आए, स्पूनर ने भी कहा कि नहीं हमने पढ़ लिया। कुछ भारतीय विद्वानों ने भी ये दावा किया कि नहीं हमने पढ़ लिया। लेकिन कुल मिलाकर यह दावा निराधार साबित हुआ। किस आधार पर निराधार साबित हुआ? क्योंकि उन्होंने जिस आधार पे इस लिपि का ज्ञान लोगों के सम्मुख रखा, वो आधार ही गलत था। कुछ लोगों ने इसे द्रविड़ लिपि होने का भी दावा किया है कि नहीं नहीं, ये द्रविड़ लोगों के द्वारा उत्पन्न लिपि थी। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता के रूप में भी हम देखते हैं, कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वहां पे हम देखेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में भी इसे यदि कदे लिखा मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सिविलाइजेशन, ये आद्य इतिहास का विषय है। लिपि पढ़ी गई, लेकिन पूरी तरीके से उस पर दावा नहीं ठोक सकते। किसमें? वैदिक काल वाले में। क्योंकि वैदिक जो लिपि है, यानी कि वैदिक काल में जो लिपि आई वो कौन सी है? संस्कृत। लेकिन संस्कृत के कुछ अक्षर और ज्ञान अभी जो क्लासिकल हैं वो भी हमारे लिए रहस्य ही बने हुए हैं, क्योंकि उनको भी अभी विद्वान पूरी तरीके से पढ़ने का दावा नहीं करते। इसीलिए वैदिक कल्चर को भी हम आद्य इतिहास का हिस्सा मान लेते हैं। अब ऐतिहासिक काल यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का काल, जब लिपि लिखी गई, पढ़ी गई और उसका क्रमबद्ध इतिहास बना, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। यानी कि इनको हम बांटकर देखते हैं। नेक्स्ट चीजें हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे और विषय पे आएंगे और बात करेंगे कि आखिर इसके बाद का, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत में हम किन किन को शामिल करते हैं। उसी के साथ हम वहीं पर बताएंगे कि BC और AD के क्या मायने होते हैं, या एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति, या
कह लीजिए कि एकल या बहु संस्कृति से इतर जो अन्य संस्कृतियां हैं वो किस तरीके की संस्कृति को कहकर संबोधित किया जाता है। शुरुआती क्लास है, शुरुआती क्लास में आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। कारण यह है कि जैसा हम इतिहास को मान के आते हैं कि इतिहास एक राजनीतिक चमचमाती हुई व्यवस्था का नाम है, तो सर्वथा गलत है। इसमें हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों को भी शामिल करते हैं, तब जाकर यह संपूर्ण इतिहास तैयार होता है। ठीक है, तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताए गए जो पाठ्यक्रम है वो आपको धीरे धीरे समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।